इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लिवेटर मसल की फंक्शनिंग हमने चेक की। अदर एग्जामिनेशन भी हम कंसिडर करते हैं सर्जरी से पहले, उसमें हम जो है ऑक्यूलर मोटिलिटी, ठीक है, ऑक्यूलर मोटिलिटी पे भी डिपेंड करती है, हम उस हिसाब से फिर सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, हम बेल्स फिनोमेना देखते हैं। बेल्स फिनोमेना क्या होता है कि फेशियल नर्व की पाल्सी में ऐसा होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि ज़ोर से जो है आपकी आंखें बंद करें, तो जब वो अपनी आंखें फिर जब खोलेगा ना तो उसकी जो है ना रिफ्लेक्स अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी उसकी फ्रंट ऑफ द आई बॉल की, वो बिल्कुल ऐसे घूम के ऊपर चले जाएंगे उसके आई बॉल्स, तो इसको हम कहते हैं बेल्स फिनोमेना, ठीक है। और इसके अलावा मार्कस गन जॉ विंकिंग प्रोसेस, ये भी जो है इसकी भी हम एग्जामिनेशन ये भी हम करते हैं कि जॉ की मूवमेंट्स पे जो है वो टोसिस हो, उसको हम कहते हैं मार्कस विंकिंग जॉ सिंड्रोम। इस तरह से बेल्स फिनोमेना में अपवर्ड और आउटवर्ड जो है ना वो मूव कर जाएगा, आई बॉल रोल आउट हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर पे आते हैं, तो सबसे पहला है फासानेला सर्वत ऑपरेशन। ये हम इंडिकेट करते हैं जिनको माइल्ड डोसेस होती है तकरीबन 2 mm वाली, ठीक है। तो उसमें जो है, और उसके अलावा उसके साथ गुड लिवेटर फंक्शन हो, 9 mm जितना हो, गुड हो, ठीक है। एक तो वो था ना नॉर्मल था 15 to 18, गुड 9 था, तो इतना हो तो उसमें हम फासानेला सर्वट ऑपरेशन देते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है ना पिक्चर देख लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसमें हम एक्ससीजन करते हैं पोर्शन ऑफ टार्सल प्लेट की, उसको एक्ससाइज करते हैं। इसके अलावा कंजक्टाइवा को भी और मुलर्स मसल की भी एक्ससीजन करते हैं, ठीक हो गया इस तरह से, तो प्रोसेस सही हो जाएगा। आईलिड की ये सारे कंपोनेंट्स निकाल दिए। दूसरी सर्जरी होती है लिवेटर रिसेक्शन। अब ये मॉडरेट वाले डोसेस में जो 3 mm, वो 2 mm वाला माइल्ड था, 3 mm वाले में इसमें हम क्या करते हैं, 3 mm डोसेस हो और फेयर फंक्शन हो लिवेटर का 5 to 8 हो, तो हम लिवेटर रिसेक्शन करते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है लिवेटर मसल को ही एक्सरसाइज करेंगे, नाम से पता चल रहा है, और उसकी एपोन्यूरोसिस को एक्सरसाइज करेंगे। अमाउंट ऑफ लिवेटर रिसेक्शन जो है वो डिग्री ऑफ डोसेस पे डिपेंड करता है, जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से उतना ज़्यादा जो है उसका निकाल देंगे। इसके अलावा आती है ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर। अब इस ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर जो है ये हम सीवियर वाली जो डोसेस होती है 4 mm वाली, और जिसमें पुअर लिवेटर फंक्शन हो, जो कि 4 mm से भी कम हो, या 4 mm या 4 mm से कम, और डोसेस कितनी हो, 4 mm हो या 4 mm से ज़्यादा डोसेस हो, तो इस सीवियर वाले केस में हम ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है ना अटैचमेंट करते हैं आईलिड की विद द फ्रंटालिस मसल बाय फेशिया लाटा। फेशिया लाटा हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फेशिया लाटा या फिर किसी और नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स के साथ, ठीक है, उससे हम इसको सूचर कर देते हैं। तो ये हो गया ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, उससे फिर टोसिस जो है वो सही हो जाएगी। इसके अलावा एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग, ये हम इंडिकेट करते हैं एपोन्यूरोटिक डिसइंसर्शन में, जब वो रप्चर हो जाता है उसका टेंडन वगैरह इंसर्शन नहीं होती, उसमें ये करते हैं और इसको स्ट्रेंथन। और इसके अलावा एडवांसमेंट ऑफ एपोन्यूरोसिस में जो हम ये वाली सर्जरी करते हैं। इसके अलावा है स्पेक्टिकल प्रॉप्स। अब ये क्या होता है, ये एक किस्म की डिवाइस है, इस तरह के चश्मे होते हैं, इसको टोसिस क्रंचेस कहते हैं। ये हम जब सर्जरी जब इंडिकेट ना होना तो उनको देते हैं। ऐसे चश्मे होते हैं जो ना अपर आईलिड को रिटेन करते हैं अपनी पोजीशन में और उसको नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, इस तरह के, यानी कि ये टोसिस प्रॉप चश्मे होते हैं, ठीक है, फिगर देख लें, इसलिए ये इन्होंने होल्ड किया होता है इस आईलिड को। उसके बाद है स्यूडोटोसिस, ठीक है, कोई भी कंडीशन जो फाल्स इंप्रेशन करवाए टोसिस का, जैसे कि एनोफ्थेल्मोस, मैंने आपको शुरू में भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताई थी, और माइक्रोफ्थेल्मिया जिसमें स्मॉल हो जाती है आइज़, तो उससे ऐसे लगेगा कि टोसिस है, फाल्स इंप्रेशन हो रहा है। एनोफ्थेल्मोस जिसमें मतलब कि आइज़ होती है सिंक हुई हुई होती है इनसाइड, ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी में, तो ऐसे लग रहा था टोसिस है। नेक्स्ट टॉपिक ट्यूमर्स ऑफ आईलिड, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो एक हमारे पास है नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर्स बिनाइन, उनमें आ जाता है स्क्वामस सेल पेपिलोमा, बेसल सेल पेपिलोमा जिसको सेबोरिक केराटोसिस कहेंगे, नंबर 3 पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, केरेटो एक्थोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, जेंथिलेस्मा, न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है। तो ये नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर्स बिनाइन है। मैलिग्नेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, मर्कल सेल कार्सिनोमा, कैपोसी सार्कोमा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाती है पिगमेंटेड लेशंस की या ट्यूमर्स की, उसमें है नंबर 1 कंजेनाइटल मेलेनोसाइट नीवस, इसके अलावा एक्वायर्ड मेलेनोसाइटिक नीवस, लेंटिगो मेलिग्ना, लेंटिगो मेलिग्ना क्या है, ये कार्सिनोमा इन सीटू, हचिनसन्स फ्रैकल और मेलानोमा। अब इन सब की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है बिनाइन ट्यूमर्स, उसमें हम डिटेल में देखते हैं स्क्वामस सेल पेपिलोमा। स्क्वामस सेल पेपिलोमा क्या है, ये बहुत ही कॉमन जो है ना बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर होता है, ये एपिथेलियल ओरिजिन का होता है, ठीक है। और इसकी जो क्लिनिकल अपीयरेंस है वो तो या तो ये ब्रॉड वेस्ट होगा सिसाइल, या नैरो वेस्ट होगा जिसको हम पेडंकुलेटेड कहते हैं। प्रोट्रूजन्स होंगी विथ इरेगुलर सरफेस। अब सिसाइल क्या है,
जो मूव ना करे और कम्प्लीटली अटैच हो। जैसे इस फिगर में देखिए ये पेपिलोमा है, स्क्वामस सेल पेपिलोमा जो कि सिसाइल है। पेडंक्यूलेटेड क्या होता है, जो लटका हुआ हो, ठीक है। अब इस फिगर में ये पेडंक्यूलेटेड जो बिल्कुल जिसका स्टॉक हो और यूँ लटका हुआ हो उसको पेडंक्यूलेटेड कहते हैं। तो इनकी दो ऐसी क्लिनिकल अपीयरेंस हो सकती हैं स्क्वामस सेल पेपिलोमा की। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं या ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ जो है रिलेटेड हो सकते हैं, HPV, ठीक है, वायरल वार्ड जो जिससे होते हैं। अब इसमें हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हम इनकी जो है सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे या शेव बायोप्सी। शेव बायोप्सी प्रोसीजर होता है जिसमें हम सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स जो होती है ना स्किन की, उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वो इसके अलावा नंबर 2 क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें मतलब हम एक्सेसिव एक्सट्रीम कोल्ड जो है ना वो अप्लाई करते हैं ताकि फ्रीज़ कर दें और डिस्ट्रॉय कर दें हम एबनॉर्मल टिश्यू को। इतनी ज़्यादा कोल्ड जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्रायोथेरेपी होती है। नंबर 3 ट्रीटमेंट हमारे पास आता है लेज़र अब्लेशन, लेज़र की मदद से, और केमिकल अब्लेशन, केमिकल की मदद से हम इस एबनॉर्मल टिश्यू को जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। ये हुई स्क्वामस सेल पेपिलोमा की ट्रीटमेंट। दूसरा बिनाइन ट्यूमर आ जाता है हमारे पास बेसल सेल पेपिलोमा। वो स्क्वामस था, ये बेसल सेल पेपिलोमा, इसको हम सिबोरिक केराटोसिस कहते हैं। इस पिक्चर में भी देखिए ये है बेसल सेल पेपिलोमा। ये ज़्यादातर जो एल्डर लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें होता है और ये हमारे बेसल सेल से ड्राइव होता है। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही स्लो ग्रोइंग लेजन है जो कि लिड्स पे होती है, आईलिड्स पे और फेस पे होती है, ठीक है। बहुत स्लो ग्रो करता है और ये प्रोट्रूजन्स की तरह ऐसे अपीयर होता है, ब्राउन या डार्क कलर का होता है और इसके ग्रीजी से ये इरेगुलर इसमें ये सरफेस होता है और ग्रीजी सा होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हो गया बेसल सेल पेपिलोमा। थर्ड बिनाइन ट्यूमर है हमारे पास पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, ठीक है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि पस होगा, इसमें ग्रेन्युलोमा है। ये एक पेनफुल, इस पिक्चर को भी देखते जाए, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा ये एक पेनफुल, बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला वास्कुलराइज्ड और प्रोलिफरेशन होती है ग्रेन्युलोमेटस टिश्यू की। वो स्लो ग्रोइंग था, ये फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। और ये वास्कुलराइज, इसको ब्लड सप्लाई भी है और ये प्रोलिफरेटिव ग्रेन्युलोमेटस टिश्यू है। ये असल में होता क्या है, ये अगर किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया या सर्जरी के बाद, तो इस ट्रॉमा वगैरह के बाद या इंजरी के बाद जो ना एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, वो ये पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बन जाता है, ठीक है। अब ये पिंकिश पिडंक्यूलेटेड भी हमें मिल सकता है ऐसे लटका हुआ, या ये सिसाइल मास भी हो सकता है जो कि फिर जो है जब इसको थोड़ा सा भी माइनर सा ट्रॉमा होगा तो इसमें से खून आना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी। ये पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा ठीक हो गया। अब इसमें भी हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, इसी का ट्रीटमेंट हो गया। नंबर 4 बिनाइन ट्यूमर आ जाता है केरेटोकैंथोमा। केरेटोकैंथोमा देखिए ये ज़्यादातर एडल्ट्स में पाया जाता है और ये हमें फर्म पिंकिश इंड्यूरेटेड नोड्यूल नज़र आती है जो कि कैरेटिन के साथ कवर हुई हुई है। इंड्यूरेटेड इसलिए ऐसे अंदर इंडेंटेड है, ठीक है। और ये जो है इसमें स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाती है और पीछे एक स्कार छोड़ जाती है। ये केरेटोकैंथोमा में रेजिडुअल स्कार आ जाता है और इसके ट्रीटमेंट वही है कि हम उसको एक्ससीजन कर देंगे। नंबर 5 होता है हमारे पास कैपिलरी हेमेंजियोमा। कैपिलरी हेमेंजियोमा अगर आप फिगर पे देखें तो ये जो है मोस्ट कॉमन ट्यूमर है इन्फेंसी का, ठीक है। ये 3 गुना ज़्यादा लड़कियों में जो बच्चियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ में, ठीक है। कैपिलरी हेमेंजियोमा जो है फर्स्ट ईयर में डेवलप करता है और फिर सेकेंड ईयर ऑफ जो लाइफ होता है 2 इयर्स की एज में, तो उसमें वो रिग्रेस करना शुरू कर देता है। ये हमें ऐसे पिंकिश सा रेड लेजन नज़र आएगी जो कि ब्लैंच करेगी प्रेशर देने पर, ठीक है। जब हम उसको ऐसे प्रेशर देंगे तो वो ब्लैंच करेगी, यानी वो वाइट हो जाएगा एरिया और स्वेल कर जाएगी। स्वेल कब करेगी, जब ये बच्चा रोएगा तो उसके रोने पर ये जो है इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। टोसिस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि कोई भी मास या नोडुल आ जाता है तो वो लिड पे एक टोसिस क्रिएट कर सकता है। तो इसमें जो है टोसिस बहुत फ्रीक्वेंट है और वो जो है ऑर्बिटल एक्सटेंशन इसमें हो सकती है, ऑर्बिट की तरफ भी ये एक्सटेंड कर सकता है, ये कैपिलरी हेमेंजियोमा। इसकी कंप्लीट रिजोल्यूशन जो है 40% ऑफ द पेशेंट में होती है बाय 4 ईयर्स और 70% ऑफ द पेशेंट में 7 ईयर्स की एज का जब ये बच्चा हो जाएगा तब रिजोल्यूशन होगी। तो ज़्यादातर मतलब 7 ईयर्स में हो जाती है। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या दे सकते हैं, ओरली हम प्रोपेनालोल देते हैं जो कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर होता है और ये हम वाइडली यूज़ करते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है।
डोज किस तरह होगा कि हम 2 मिलीग्राम देंगे पर केजी बॉडी वेट और 6 से 12 महीनों तक, ठीक है। ये रोज़ाना देना है 6 से 12 महीनों तक। ओरल प्रोपेनोलोल, इस फिगर में भी देखिए ये रिजॉल्विंग कैपिलरी हेमेंजियोमा है, ठीक है, ओरल प्रोपेनोलोल देने के बाद। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रिजॉल्विंग कैपिलरी हेमेंजियोमा बाय गिविंग ओरल प्रोपेनोलोल। तो ये हो गया बिनाइन ट्यूमर। ओरल प्रोपेनोलोल के अलावा हम टॉपिकली जो है ना वो टिमोलोल प्रिपरेशन आती है, ये भी बहुत इफेक्टिव होती है, एक्सीलेंट है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं और इसमें जो है ना इसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते टिमोलोल के। नंबर 3 हम स्टेरॉइड्स में ट्राइएमसिनोलोन एसिडोनाइड दे सकते हैं या बीटामेथासोन, और ये हम इंजेक्ट करेंगे सेवरल साइट्स पे। अच्छा, लेज़र भी जो है ना वो भी कैपिलरी हेमेंजियोमा का ट्रीटमेंट है ताकि हम जो है वेसल्स को क्लोज कर सकें लेज़र की मदद से। इसके अलावा इंटरफेरोन अल्फ़ा 2 जो है ये भी कुछ स्टेरॉयड रेजिस्टेंट लीजन्स में हम यूज़ करते हैं इंटरफेरोन अल्फ़ा 2, ये सारी ड्रग्स हमने पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा सर्जरी जो है ये इसमें ऐसा होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की मदद से या फिर हम कॉटरी की मदद से जो है ना वो लोकली रीसेट करेंगे, उसको कट करेंगे, ठीक है, उस हेमेंजियोमा को। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जो अप्रोचेस जो आपको अच्छी तरह से याद हो। नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर है ज़ेंथिलेस्मा। ज़ेंथिलेस्मा जो है ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें जो है ना लिपिड की डिपोजिशन हो जाती है हिस्टियोसाइट्स में इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। हिस्टियोसाइट में पता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो डिफरेंट साइड पे उनके डिफरेंट नाम है। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो फैगोसाइटिक सेल होता है ना, स्टेशनरी फैगोसाइटिक सेल, उसको हम हिस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में। तो उसमें इन हिस्टियोसाइट्स में लिपिड की डिपोजिशन हो जाती है, उसको हम ज़ेंथिलेस्मा कहेंगे। इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पे ज़ेंथिलेस्मा दिखाया गया है, ये क्रीमी येलो ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये ज़ेंथिलेस्मा ज़्यादातर बायलेटरल होता है, दोनों आँखों में होता है और ये स्लाइटली रेज्ड ऐसे उभरा हुआ क्रीमी येलोइश ब्लैक लेजन हमें नज़र आती है, क्रीमी, ठीक है। अब इसके साइड की अगर बात करें तो ये कहीं पे भी बॉडी पे ये ज़ेंथिलेस्मा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारी अपर और जो लोअर आईलिड है ना, इनके भी मीडियल कैंथस के पास होता है, इनके नियर, मीडियल कैंथस के बिल्कुल नियर। एज की बात करें तो ज़्यादातर मिडल एज वुमेंस में कॉमन है और हाइपरलिपिडीमिया जो है 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में पाया जाता है, उनको मतलब ब्लड में हाइपरलिपिडीमिया की भी कंप्लेन होगी। ट्रीटमेंट यही है कि हम इसकी सर्जिकल एक्सिजन कर देंगे। लास्ट बिनाइन ट्यूमर हमारे पास आ जाता है न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा बिनाइन नर्व शीथ का जो है ना ट्यूमर है, नर्व होती है उसके ऊपर शीथ होती है, उस शीथ का ट्यूमर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो उसको कहेंगे न्यूरोफाइब्रोमा। अब ये जो प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होती है ना, ये टिपिकली चाइल्डहुड में प्रेजेंट होती है और मैनिफेस्ट होती है एज हम इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है। इसमें हमें ना थिकन जो इसकी थिक हो गई हैं नर्व्स, वो हमें स्किन के थ्रू फील हो सकती हैं एज हार्ड कोड्स या फिर बैग ऑफ वॉर्म्स मास कॉजिंग एस शेप्ड लिड डिफॉर्मिटी, ठीक है, वैसे मोटी सी ऐसे कॉर्ड्स फील होंगे बाकायदा स्किन पे, और या फिर ऐसा लगेगा कि वॉर्म्स का कोई बैग है, ऐसा कोई बैग है जिसके अंदर बहुत से वॉर्म्स पड़े हुए हैं, असल में वो नर्व्स होती हैं जो थिकन हो जाती हैं। अब उसकी वजह से एस शेप्ड लिड डिफॉर्मिटी होगी इस तरह से, ठीक है। एस शेप्ड ये टोसिस जो है ना वो फेल्ट होगी एज ए बैग ऑफ वॉर्म्स, ऐसा फील होगा कि यहाँ पे वॉर्म्स का एक बैग है, इस पर कीड़े पड़े हुए। तो ये आइसोलेटेड सॉलिटरी लीजन जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हो सकती है कि मतलब सिर्फ ये सॉलिटरी ये एक ही लेजन हो, या फिर वो जो मैंने आपको प्लेक्सिफॉर्म फॉर्म दिखाई वो भी हो सकती है। ट्रीटमेंट्स का ये है कि हम इसको एक्सीजन करेंगे सॉलिटरी लीजन्स को, ओनली अगर ये लीजन है आई की एस शेप तो उसको एक्साइज कर देंगे, लेकिन अगर इस तरह की डिफ्यूज प्लेक्सिफॉर्म लीजन है तो इनको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इस फिगर में भी देख लें, ये इस तरह से हमें आइसोलेटेड सॉलिटरी लीजन जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में मिल सकती है, न्यूरोफाइब्रोमा ऑफ आईलिड। बिनाइन ट्यूमर्स के बाद अब आ जाते हैं हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पे। इनमें सबसे पहला है हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा। ये जो है फ्रीक्वेंटली बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है और ये बहुत ही जो है ना कॉमन आईलिड का ट्यूमर है जो कि 90% ऑफ द केसेस में होता है, और ये ज़्यादातर हमारी लोअर आईलिड को अफेक्ट करता है, फॉलोड बाय मीडियल कैंथस को फिर अफेक्ट करेगा, पहले नीचे वाली आईलिड, फिर मीडियल कैंथस, फिर अपर आईलिड और लेटरल कैंथस, इस तरह से, ठीक है।
ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, लोकली इन्वेजिव होगा ये, मतलब इतना इन्वेड पेरिफेरी में नहीं करता, वो लोकली इन्वेजिव है। और ये नॉन मेटास्टेसाइजिंग ट्यूमर है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसल सेल कार्सिनोमा नॉन मेटास्टेसाइजिंग, ये स्प्रेड नहीं होगा ऑल ओवर द बॉडी। ट्यूमर इसका जो है वो मीडियल कैंथस की तरफ जो है लोकेटेड होता है और ये ज़्यादा प्रोन होता है टू इन्वेड द ऑर्बिट। ठीक है, लोकली इन्वेसिव है, ऑर्बिट को जाके इन्वेड कर सकता है और ये हमारी बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से अराइज करता है, तभी इसका नाम रखा गया है बेजल सेल कार्सिनोमा। अब इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर एज, हमने कहा कि एल्डरली को अफेक्ट करता है, इंक्रीजिंग एज इसका रिस्क फैक्टर है। बहुत ज़्यादातर सन के साथ एक्सपोजर हो, स्पेशली जो गोरे लोग होते हैं फेयर स्किन, उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, उनका अगर सन के साथ ज़्यादा एक्सपोजर हो। और नंबर 3 कुटेनियस डिजीज़, जिसको किसी को अगर ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो। ये ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा क्या होता है कि इसमें ना न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फोटो सेंसिटिविटी होती है पेशेंट को और स्किन पिगमेंटरी चेंजेस होते हैं। तो अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ है अगर पेशेंट को, या फिर किसी को बेजल सेल नेवस, ये भी इस तरह के होते हैं, इनकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो अगर हो तो ये भी रिस्क फैक्टर है कि आगे जाके पेशेंट को बेजल सेल कार्सिनोमा हो जाए। नेवस यानी मोल को ही कहते हैं। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल टाइप्स पर। तो डिफरेंट क्लिनिकल टाइप्स हैं, जिसमें एक नोड्यूलर आ जाती है, बेजल सेल कार्सिनोमा की नोड्यूलर टाइप, ये बहुत कॉमन टाइप है। ये फिगर देखिए, इसमें ये नोड्यूलर बेजल सेल कार्सिनोमा दिखाई है, बहुत कॉमन है। और ये एक हमें शाइनी सा फर्म पर्ली इंड्यूरेटेड नोड्यूल नज़र आएगा विथ ब्लड वेसल्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, उसके सरफेस पे हमें ब्लड वेसल्स भी मिलेंगी। ये हो गई नोड्यूलर टाइप, पिंक सा ब्लड वेसल सरफेस पे, फॉर्म सा नोड्यूल, पर्ली इंड्यूरेटेड। नंबर 2 सेकंड टाइप होती है नोड्यूलो अल्सरेटिव, जिसको रोडेंट अल्सर कहते हैं। ये दूसरी क्लिनिकल टाइप है बेजल सेल कार्सिनोमा की। ये जो है नोड्यूलर रीजन जो है इसका ना सेंट्रल, इसमें हमें अल्सरेशन मिलेगी, पर्ली रेज्ड रोल्ड हुई एजेस हैं इसकी, विथ फाइन ब्लड वेसल्स ओवर द लेटरल मार्जिन पे। देखिए पतली पतली सी हमें ब्लड वेसल्स इनके लेटरल मार्जिन पे मिलेंगी। तो ये रोडेंट अल्सर इसकी दूसरी टाइप है। तीसरी होती है ये स्क्लेरोसिन, या जिसको हम कहते हैं मॉर्फेफॉर्म या स्क्लेरोसिन कहेंगे, और इनफिल्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये जो है ना हमें फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लैक नज़र आएगा ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन की वजह से, जो कि लेटरली होगी बीनीथ द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे हो रही है। और क्लिनिकली ये इम्पॉसिबल होता है टू डिलीनिएट द मार्जिन्स ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, हमें मुश्किल हो जाता है इसके मार्जिन्स जो है उनको डिलीनिएट करना। अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है। एक बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है स्क्लेरोसिन वाला लेस कॉमन होता है लोगों में, लेकिन ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये हमारी क्रोनिक ब्लेफराइटिस को जो है स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड उसको स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम बायोप्सी जो है वो करते हैं। बायोप्सी की भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं, इट कैन बी इंसिजनल या एक्सीजनल। इंसिजनल बायोप्सी में हम जो पार्ट होता है ना लेजन को, उसको रिमूव कर देते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए, ये हो गई इंसिजनल। और एक्सीजनल में हम इंटायर जो लेजन है उसको एक्साइज कर देते हैं, उस पूरी लेजन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट में आ जाता है हमारे पास सर्जरी। सर्जरी जो है वो माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन हो सकती है मार्जिन्स की, उसके साथ हो सकती है। ठीक है, बाय यूजिंग द फ्रोज़न सेक्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एलिमिनेटिंग द बेजल सेल कार्सिनोमा। इतना ज़्यादा हम फ्रोज़न फ्रीजिंग टेम्परेचर देंगे कि एब्नॉर्मल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाए। ट्यूमर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे 2 to 4 mm मार्जिन्स ऑफ नॉर्मल टिश्यू से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये कार्सिनोमा है तो इसके 2 to 4 mm हम यहाँ तक जो है एक्सीजन देंगे, नॉर्मल टिश्यू को भी निकालेंगे। क्यों? ताकि हम इंश्योर करें कि कंप्लीट रिमूवल हो चुका हो ट्यूमर का। नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास क्रायोथेरेपी है। ये मैंने आपको बताया कि बहुत एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट होता है फॉर लेजेंस, उन लेजेंस के लिए जो कि 10 mm से कम हो डायमीटर में। हम बहुत इसमें ठंडा टेम्परेचर देंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो एबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो 10 mm से कम वाली लेजन्स होती है ना, उनके लिए हम क्रायोथेरेपी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी भी होती है। अब रेडिएशन थेरेपी जो है इस तरह की जो स्मॉल नोड्यूलो अल्सरेटिव लेजन्स होती है ना, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, जिनमें पेशेंट जो है वो सर्जरी के लिए सूटेबल नहीं होता या फिर वो रिफ्यूज़ करता है टू डू सर्जरी, तो उनके लिए हम ऐसी में रेडिएशन थेरेपी करते हैं। इसके अलावा होती है एक लेज़र माइक्रो सर्जरी। ठीक है, ये एक नया मेथड है
लेज़र माइक्रोसर्जरी से हम जो नए मेथड से वेल सर्कमस्क्राइब्ड बेसल सेल कार्सिनोमा को रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है वो भी एक नाइफ़ की तरह ही एक्ट करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से भी हम जो है वो ट्यूमर को एक्सरसाइज करते हैं। कीमोथेरेपी भी है, ये भी रिकरेंट इन्वेजिव जो बेसल कार्सिनोमा होते हैं जो बार बार हो रहे थे उनमें हम करते हैं ऑफ द मिडिल कैंसर्स ऑफ द आई एंड ऑर्बिट। लास्ट ट्रीटमेंट लिखा है टॉपिकल इमिक्विमोड 5% क्लीन। ये जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर है जो कि कैसे एक्ट करेगा, ये जाके हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं उनको एक्टिवेट कर देगा और इसके अलावा जो बाकी जो सेल्स होते हैं उनके साथ बाइंड करेगा मैक्रोफेजेस को और बाकी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? बाय बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो इसको फिर डिस्ट्रॉय करेगा। ये टॉपिकल इमिक्विमोड जो है 5% क्लीन, ये हम जो है स्मॉल जो सुपरफिशियल और स्मॉल बेसल सेल कार्सिनोमा उनके लिए देते हैं और ये दिन में 5 बार लगानी होती है 6 से 12 हफ्तों तक। इसका रिस्पॉन्स रेट 80 to 90% है, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ये पिक्चर देखिए, इसमें पेशेंट ने 4 वीक्स ट्रीटमेंट लिया है इमिक्विमोड 5% क्लीन का। ठीक है, तो ये इसका रिजॉल्व हुआ है बेसल सेल कार्सिनोमा। तो ये अच्छी खासी इफेक्टिव क्रीम है इमिक्विमोड। दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन आईलिड की मैलिग्नेंसी है और ये 5 से 10% आईलिड की मैलिग्नेंसीज जो है करवाती है। ठीक है, अब ये डिनोवो भी हो सकता है या फिर प्री एग्जिस्टिंग किसी को एक्टिनेटिक जो है केराटोसिस हो उससे अराइज कर सकता है, या किसी को अगर कार्सिनोमा इन सीटू हो, बोन्स डिजीज़। बोन्स डिजीज़ इस तरह का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू होता है। ठीक है, अगर किसी को ये है तो उसमें से भी जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अराइज कर सकता है। इसके अलावा कह रहा है कि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर ओल्डर इंडिविजुअल्स में होता है जिनका स्पेशली फेयर कॉम्प्लेक्शन हो और उनको हिस्ट्री हो क्रोनिक सन एक्सपोजर की, काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर वो सन के साथ एक्सपोज हो। ये जो है सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस से अराइज करता है और ये मेटास्टेसाइज करेगा टू द रीजनल लिम्फ नोड। हमने बेसल सेल कार्सिनोमा पढ़ा कि वो नेवर मेटास्टेसाइज, लेकिन ये रीजनल लिम्फ नोड्स में करेगा। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर भी इसी तरह ही है कि इंक्रीजिंग एज, एल्डर में ज़्यादा कॉमन है, वाइट स्किन हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो एक्सरेज को या सन रेज को या केमिकल्स को, इम्यून सप्रेशन हो एंड जीरोडर्मा पिगमेंटोसा जो एक जेनेटिक डिजीज़ है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में और बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब इसकी भी जो है क्लिनिकल टाइप्स है। एक होती है बोवेन्स डिजीज़। ठीक है, नंबर 1 स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में है बोवेन्स डिजीज़। ये होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, कैंसर डेवलपमेंट में जो है सबसे पहले तो जेनेटिक म्यूटेशन होती है, फिर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, देन डिस्प्लेजिया और फिर आता है कार्सिनोमा इन सीटू का स्टेज। ठीक है, और देन हो जाता है इन्वेजिव कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इन सीटू उसी ओरिजिनल साइट पे जो है वो अगर कैंसर हो तो उसको कहेंगे कार्सिनोमा इन सीटू, और इन्वेड कर जाए वो जब लिम्फेटिक को या ब्लड को तो वो होगा इन्वेजिव कार्सिनोमा। तो अब बोवेन्स डिजीज़ जो है ना वो कार्सिनोमा इन सीटू होता है ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और ये अपीयर कैसे होगा? इस तरह से एक रफन्ड स्केली एरिथेमेटस और हाइपरकेराटोटिक शार्पली डिमार्केटेड हमें पैच नज़र आएगा या ऐसा प्लैक नज़र आएगा। ये कैरेटिन की भी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हुई है, एरिथेमा है, स्केल्स पे नज़र आ रहा है, तो ये बोवेन्स डिजीज़ है। ये होगी फर्स्ट टाइप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। सेकंड टाइप होती है नोडुलर टाइप। ये जो है हमें हाइपर केराटोटिक नोड्यूल नज़र आएगी जो कि कंफ्यूज हो सकती है विद केराटोकैंथोमा के साथ। अच्छा, केराटोकैंथोमा भी इसी तरह का ही होता है जिसमें जो है हमें केराटिन प्लग भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके साथ भी ये बेसल सेल कार्सिनोमा की जो नोडुलर टाइप है ये कंफ्यूज हो सकती है। थर्ड होती है हमारे पास ये अल्सरेटिव फॉर्म। ठीक है, ये हमें जो अपीयर होगी एक अल्सर की तरह जिसमें रेड बेस होगा और इसके शार्पली ये डिफाइंड इंड्यूरेटेड एंड एलिवेटेड इसकी बॉर्डर्स है। ठीक है, तो ये है अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। दीज आर द शार्प एंड इंड्यूरेटेड बॉर्डर्स। अब इनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? इसमें भी सर्जरी आ जाता है सबसे पहले। एक तो हमने अर्ली लीजन को जो है वो कम्प्लीटली सर्जिकल एक्सीजन करनी है विथ 5 to 6 मिलीमीटर और मोर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू भी निकाल देना है। ठीक है, ऑन ऑल साइड्स विथ माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशंस ऑफ द मार्जिन। चेक भी करेंगे माइक्रोस्कोप पे कि नॉर्मल टिश्यू भी हमारे निकला है या नहीं। ऐसा क्यों करें? ताकि इंश्योर करें कि कम्प्लीटली कार्सिनोमा निकल चुका हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आईलिड की जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी आईलिड की एट द टाइम ऑफ सर्जरी।
नंबर 2 इसका ट्रीटमेंट है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के कि हम एक्सेंट्रेशन करेंगे। एक्सेंट्रेशन क्या होता है कि हम कम्प्लीटली आई का जो कंटेंट है उसमें ऑर्बिट हो गया, आईलिड हो गई, अपेंडिजेस जो भी है वो सारी ही निकाल दें। अब ये हम क्यों करते हैं, जब लेजन जो है वो 2 सेंटीमीटर्स या फिर उससे भी ज़्यादा लेजन हो, कार्सिनोमा हो, तो उसमें हम, और वो लेजन जो है 6 महीनों तक रह रही है, इतने टाइम से है, तो हम उसमें एक्सेंट्रेशन करते हैं। ये देखिए इस पेशेंट की भी एक्सेंट्रेशन हो गई है सर्जिकली। थर्ड होता है हमारे पास ऑप्शन रेडिएशन थेरेपी। ये जो है कम है इफ़ेक्टिव, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द सर्जिकल एक्सीजन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर की, वो है सीबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, SGC। अब इसका इंसिडेंस जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द मैलिग्नेंट आईलिड ट्यूमर्स में होता है। एवरेज इसमें भी एज जो है वो भी ज़्यादा एल्डरली है, तकरीबन 60 ईयर्स की एज में। ये ज़्यादातर क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड का है, तो कौन से ग्लैंड से अराइज करेगा, ज़्यादातर मेबोमेन ग्लैंड से, और ये आल्सो ग्लैंड ऑफ जीज से भी अराइज कर सकता है। ज़्यादातर कॉमन ये हमारी अपर आईलिड पे होता है, टार्सल प्लेट में, ठीक है, वहाँ पे मेबोमेन ग्लैंड जो होते हैं टार्सल प्लेट में, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है। इसकी भी वही इसी तरह से क्लिनिकल टाइप्स है। एक होती है नोडुलर, जो कि डिस्क्रीट पेनलेस नोड्यूल्स की तरह अपीयर होती है, इनमें पेन बिल्कुल नहीं होता। ये है सेबेशियस कार्सिनोमा, फिगर में आपको नज़र आ रहा है, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, ठीक है। और ये लगेगा ऐसा कि ये एक चलाजियन है, क्योंकि वो भी मेबोमेन ग्लैंड का ही होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिस्ट बन जाती है, लेकिन ये इसको उससे डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरी टाइप होती है स्प्रेडिंग, नोडुलर के बाद दूसरी है स्प्रेडिंग। ये हमें डिफ्यूज़ थिकनिंग ऑफ आईलिड जो है इस तरह से नज़र आएगा कि डिफ्यूज़ थिकनिंग हो जाएगी आईलिड की ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द इनटू द डर्मिस। अब इतनी ज़्यादा वो थिकन हो गई कि डर्मिस तक चला गया है, ठीक है, एपिडर्मिस से डर्मिस तक वो कार्सिनोमा चला गया है, तो उसकी वजह से थिकनिंग हो जाएगी, ये स्प्रेडिंग टाइप हो गई। ये क्रॉनिक ब्लेफराइटिस करवा सकता है। इसकी भी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, एक्सेंट्रेशन आईलिड के कंटेंट आई के साथ निकाल सकते हैं, और रेडिएशन थेरेपी भी कर सकते हैं। नंबर 4 मैलिग्नेंट ट्यूमर है मर्कल सेल कार्सिनोमा। फिर देखिए ये रेयर ट्यूमर है जो कि ओल्डर एडल्ट में ज़्यादातर कॉमन